अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। और जी क्या मजेदार ये फाइनल, मजेदार इस सेंस में कि इट वाज न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके की बैटिंग की है, मतलब जिस तरीके की पूरी परफॉर्मेंस दी है, वो कहते हैं ना जैसे ही नॉकआउट स्टेजेस आती हैं तो ऑस्ट्रेलिया का वो बीस्ट मोड ऑन हो जाता है। एंड ऑनेस्टली टुडे द वे दे बैटेड, द वे दे चेस डाउन दैट टारगेट, इट वाज ब्रिलियंट बाय देम। एक मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा क्रंच सिचुएशन में गया ही नहीं है फाइनल। हमेशा से ऑस्ट्रेलिया वाज अहेड इन दी फाइनल और मुसलसल जीत की तरफ ही गामजन था और उसी तरह जीतता रहा। 8 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया ने इस फाइनल में जीत हासिल की। सो बात करेंगे आज के इस ग्रैंड फिनाले ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2021 के हवाले से, जो कि बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ। सो डिस्कस करेंगे और कॉन्वर्जेशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग, जरा हम मैच समरी पे नजर डालते हैं और उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सो दिस ग्रैंड फिनाले सोचा किसने था कि नहीं जी कोई टीम जो है वो नहीं आएगी एशिया से और ये वाले जो पड़ोसी हैं वो खेल रहे होंगे आज, क्योंकि जो है पड़ोसी दूसरे वाले सोचा हमने जरूर था कि वो खेलेंगे। बट न्यूजीलैंड ने 173 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। विलियमसन एज यूजुअल ब्रिलियंट 85 रन्स बनाए, गप्टिल 28 रन्स, फिलिप्स ने 18 रन्स बनाए, हेजलवुड ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में मिचेल मार्श 77 नॉट आउट, ग्लेन मैक्सवेल 28 नॉट आउट एंड फिंच ने 5 रन्स बनाए। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से जीत हासिल की। और जरा समरी तक तो हमने बात कर ली, मगर जरा इन डेप्थ जाते हैं और ये देखते हैं कि क्या क्या हुआ इस फाइनल में इस पैकेज। एंड दिस वाज दैट ब्रिलियंट बैटिंग बाय ऑस्ट्रेलिया। और जिस तरह खेला है मोइन, ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट से हटके बेसबॉल शुरू हो गई है। बिल्कुल, आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच, वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री। लाइक कहीं भी कोई हर्डल नहीं आया हमने देखा इस पूरे मैच में। एक रेजिस्टेंस आई थी विलियमसन की तरफ से, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, बट जो शुरुआत हुई थी उससे ही लग रहा था ऐसे, बिकॉज की अच्छी बॉलिंग हुई। एंड देन मार्टिन गप्टिल से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि वो एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पाए बिकॉज ऑफ सम वेरी गुड डिलीवरीज कह लें या आउट ऑफ फॉर्म इनकी गप्टिल कह लें। तो वो जो था ना, वो मैं समझता हूँ कि मेन डिफरेंस हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप देखें जो स्ट्राइक रेट था गप्टिल का वो 80 था और 35 बॉलों में सिर्फ 28 रन बनाए। आई थिंक वही रन जो है वो एट द एंड शॉर्ट हो गए, क्योंकि एंड में रिकवर तो कर गई थी न्यूजीलैंड, बट जो क्रिएट करना चाहिए था, टोटल पोस्ट करना चाहिए था बोर्ड पे, मेरा ख्याल है उसमें 20 रन शॉर्ट थे मिनिमम। बिकॉज के जब भी आप पहले बैटिंग करें, पूरी सिनेरियो हमने इस टूर्नामेंट में देखा कि 160 170 पिछले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत आसानी से पाकिस्तान के खिलाफ 177 चेस किया था, तो यहाँ पे एटलीस्ट 15 से 20 रन ज्यादा बनाने, इंश्योर करना चाहिए था कि हमारा ये टारगेट होगा। बिकॉज कंडीशन वाज गुड, अच्छा बॉल आ रहा था बल्ले पे, बट शुरू में मैं समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, गप्टिल को थोड़ा सा बैकफुट पे लाके वो एट द एंड रिकवर जरूर हुआ, लेकिन वो डिफरेंस जरूर रहा मेरा ख्याल है। और उसी डिफरेंस की वजह से न्यूजीलैंड जो है बहुत आसानी से मैच हार गया। मेजरली यही डिफरेंस रहा। रन्स की जब हम बात करें, पावर प्ले में 32 for 1 हो गई थी न्यूजीलैंड, देन 50 रन आए कोई 9th ओवर में जाके, उसके बाद 100 रन बनाए कहीं 14th ओवर में जाके, और फिर जाके ये टारगेट सेट किया, तो वहीं से स्लो हो गई थी। बिकॉज जब आप ऑस्ट्रेलिया को इस कंट्रास्ट में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाज अहेड, पावर प्ले में भी जल्दी, 50 भी जल्दी किया, 100 भी जल्दी किया। सारा कॉन्सेप्ट यही है कि आपने पूरा आप 1 महीना देखें, आई डोंट नो, इतने इंटेलिजेंट न्यूजीलैंडर्स हैं, आई ऑलवेज गिव देम क्रेडिट फॉर द ब्रेन्स। जैसे मोइन ने कहा, यही मैं भी कह रहा था कि 190 के नीचे तो आप जीत ही नहीं सकते। मतलब आपने पूरा टूर्नामेंट में देखा है, साउथ अफ्रीका को भी वो हैट्रिक ले लिया रबाडा ने तो वो इंग्लैंड हार गई, वरना इंग्लैंड वो वाला मैच भी जीत जाती, चेजिंग सेकंड 190। तो आप ये देखें कि अच्छा हम आखिरी 10 ओवर में चलो 115 बना लिए, बिग डील, फायदा क्या हुआ? पिछले 10 ओवर में भी तो कष्ट, जब आप पहले 10 ओवर में नहीं कर रहे। अच्छा, एक जैसे मोइन ने कहा, बिल्कुल सही कहा, अच्छी बॉलिंग, तो भाई अच्छे बैट्समैन भी तो हैं आप। और बात ये है कि ऑस्ट्रेलियंस का स्टाइल क्या है, वो कहते हैं एक आउट होगी, अगली बॉल 6 मारने वाली है, 6 मारो। वो ये कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है मैच जिताना, 11 प्लेयर बैठे हुए। यहाँ पे क्या हो गया, विलियमसन ने कहा मैं आउट हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यही सोचा, क्योंकि पहले 10 ओवर में 59 58 रन, सो मैच तो वहीं हार गया था न्यूजीलैंड, क्योंकि उस वक्त भी यही बात हो रही थी कितने बना लेंगे ये, 10 रन इन ओवर, 11 रन इन ओवर, विच विल नॉट बी इनफ। तो आई थिंक न्यूजीलैंडर्स should have been bold enough, should have
टेकन द रिस्क, आउट हो गए तो आउट हो गए। मोमेंटम रखना था ये सोच के कि अगर हमने 190 से कम बनाए तो हम मैच हार गए, तो आउट होते हैं फॉर 8 आउट, 180 फॉर 8 हो जाते हैं, 190 फॉर 9 हो जाते, 190 तो पहुंचते। तो आई थिंक आई वुड से विलियमसन इज द कल्प्रेट, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज पहले 10 ओवर में ही प्लेड अबाउट 7 ओवर्स एंड ही प्लेड एट व्हाट स्ट्राइक रेट। आप वार्नर को देखें, उसने रिस्क ले ली, जबकि दे वर चेजिंग, they didn't need to be aggressive in the first 6 overs, they didn't need to be aggressive in the first 10 overs, 10 ओवर में 80 रन पहुंच गए थे। So the thing is कि जब आप विलियमसन वहां बैठे हुए हैं, you are the captain, you lead the charge, बिकॉज आपको पता है कि हम बहुत तीर मार लिए 175 पहुंच जाएंगे, एंड में आके मारने से क्या फायदा। सो आई एम सॉरी टू से, स्टैटिस्टिकली बड़ा अच्छा लगेगा 85 और 48 ये वो, लेकिन आपने मैक्सवेल और मिचेल, ये वीक लिंक था ना, आपने 40 रन दिए 4 ओवर में, तो अगर आप बाद में 10 रन के ओवर से खेल रहे थे, उस पर 10 रन के ओवर से आपने खेला तो फायदा नहीं हुआ। बिल्कुल अर्ली ऑन चार्ज कर लेते हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरह बात की, टीम ऑस्ट्रेलिया की नेचर है ये कि जस्ट कम एंड चार्ज। तो जो जिस तरह टीम ऑस्ट्रेलिया खेलती फ्रॉम द वर्ड गो, वो दे प्ले लाइक बुचर्स। जिस तरह आज भी बैटिंग की, मतलब इट वाज क्रेजी द वे दे वर बैटिंग टुडे। मजा आता है उनकी बैटिंग देखने का, और मुझे लगता है बॉल को बिल्कुल मजा नहीं आता होगा जब पड़ती है इतनी जोर से। बट जब हम बात करते हैं कि अब जब ऑस्ट्रेलिया पहली दफा T20 का वर्ल्ड कप जीत गई है, एक हमें डिप दिखा था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इस रीसेंट पास्ट में। परफॉर्मेंसेस भी बुरी हुई थी, लड़के भी कुछ अच्छे इतना टैलेंट नहीं आ रहा था, आ भी रहा था तो उस तरीके का नहीं था। अब जब मैं इस टीम को उठाती हूँ और आज की ये जीत देखती हूँ, आपको लगता है कि फिर से हमें वो जो एक डिप दिखा था ऑस्ट्रेलिया में वो वापस आएगा हर फॉर्मेट, अक्रॉस द फॉर्मेट? वेल, आई एम नॉट एग्री विद दिस कि उनका कोई डिप आया था। आई थिंक वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने थे, एक तो ऑस्ट्रेलिया के जिसमें वार्नर बाहर हो गए थे, स्मिथ बाहर हो गए थे, ह्यूज दुनिया से चले गए, एक टीम का बिल्कुल ही बनी बनाई टीम का सारा जो वो मोमेंटम था, जो एक कहना चाहिए एक यूनिटी होती है टीम की एज टीम, वो उस वजह से खत्म हुई थी बेसिकली। वरना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कभी भी किसी भी फॉर्मेट में नीचे नहीं गई है। आप देखें तमाम वर्ल्ड कप्स के अंदर, चाहे ओडीआईज हो, ओडीआईज 5 दफा जीत चुकी है, T20 ऑल्दो के पहली दफा जीते, बट टॉप कंटेंडर्स के अंदर रहे हमेशा। टेस्ट क्रिकेट इनकी आप देख लें, टेस्ट में भी टॉप पे रहे, बट वो एक डिप इस वजह से आया था। बट दे ऑलवेज बीन वेरी वेरी टफ कॉम्पिटिटर्स, और आज जिस तरह हमने देखा, इनका नेचर ऑफ प्ले ही ऐसा है, इनकी स्ट्रैटेजी ही ऐसी है, दे जस्ट वांट टू गेट द मोमेंटम, उस मोमेंटम में ही खेलते चले जाते हैं। इनका ये मैटर नहीं करता कि यार स्ट्राइक रेट आपकी क्या होनी चाहिए, बट वो मोमेंटम के साथ खेलते हैं, मोमेंटम हासिल करने के लिए खेलते हैं, तो स्ट्राइक रेट ऑटोमेटिकली आपकी ऊपर जाती रहती है। और आप अगर जहन में रख के ये खेलें कि मैंने स्ट्राइक रेट ऊपर करनी है, तो मेरा ख्याल है उसमें ज्यादा आउट होने के चांसेस होते हैं, रादर देन कि आप पिक द बॉल, हिट द बॉल, सी द बॉल, हिट द बॉल करें, तो उसमें ज्यादा आपको फायदा होता है। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजी हमेशा से अच्छी रही है। आप टेस्ट क्रिकेट उठा के देख लें, इनकी 3.5 रन एंड ओवर जाते हैं ये, और दुनिया की बहुत कम टीमें जाती हैं इस पे, अब जाना शुरू हो गई है। पिछले हमने 10 साल में देखा, ये ट्रेंड पूरा ऑस्ट्रेलिया ने चेंज किया हुआ है। ओडीआई में देख लें, अब 6 एंड ओवर रहते हैं, 300 का टारगेट ये लेके ही चलते हैं, मिनिमम 300 का, तो उनका मोमेंटम, उनकी ग्रोथ जो हो रही है, जो नीचे से जो ग्रास रूट से आ रही है, आप उनकी फर्स्ट क्लास कह लें या बिग बैश कह लें, या उनकी जो जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, उसमें ग्रोथ उनकी स्ट्रैटेजी ही है। उनको एक प्लान दे दिया जाता है, भाई इस पे रहना है आपने, इसी में परफॉर्म करना है, उसी मोमेंटम पे करना है, वही बॉडी लैंग्वेज होगी, वही एग्रेसिव अप्रोच होगी आपकी, और उनको टारगेट दे दिया जाता है, जी इस टारगेट पे आपने नो मैटर व्हाट फिनिश करना है। तो आई थिंक तो जब आप कंसिस्टेंटली इतनी एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी वो नेचर बन जाती है, उसकी आपने बचपन से प्रैक्टिस की हो, तो फिर वो जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यही चीज देखी है जिसकी वजह से द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम अगर आप कोई दुनिया की देखेंगे, किसी भी फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट को ले लें, तो आपको ऑस्ट्रेलियन ही नजर आएंगे टॉप पे। बिल्कुल कंसिस्टेंसी है। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करती हूँ, आपने आज तो पिन पॉइंट किया कि क्या क्या फ्लॉज थे, क्या क्या मसले थे, बट जब मैं टीम न्यूजीलैंड की बात करती हूँ, अभी ठीक है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते हैं, उससे पहले एक फाइनल में पहुंचे थे जो बहुत क्लोज पहुंचा था। आपको लगता है कहीं कोई चीज मेजरली न्यूजीलैंड लैक करता है जो कि नॉकआउट पे आके
बहुत ही क्लोज रन से कभी हार जाते हैं, बहुत ही मतलब इतना होता है कि हाँ जी अब ये जीत जाएंगे, और हर किसी का ना मुझे लगता है कि जो जो दिल है वो न्यूजीलैंड के साथ होता है। आज मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि कौन कौन जीतना चाहिए, सबने कहा दिल कह रहा है न्यूजीलैंड जीते, मगर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेलती है नॉकआउट में बड़ा मुश्किल हो जाए। दैट्स व्हाट वी डिस्कस लास्ट नाइट Yes. ऑल्सो, ये भी, और दे आर, जैसे मैंने कहा था ना, दे आर द सॉफ्टीज, और स्पेशली साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो दैट इज द बिग ब्रदर। Yeah. 70s तक तो वो खेलते ही नहीं थे न्यूजीलैंड से, वो कहते थे ये टीम ही नहीं है, तो यू नो ऑस्ट्रेलिया तो लिफ्ट ही नहीं कराता था। तो एज इट इज दे आर द अंडरडॉग्स, तो दिल तो वाकई चाहता है। एंड अगेन जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, दे गुड पीपल, दे गुड ह्यूमन बीइंग्स, दे गुड जेंटलमैन, बट ऑन द डे वाली बात है। आई थिंक वो जो उन्होंने वर्ल्ड का फाइनल हारा, वो भी लड़के हारा है, बैड लगती है। एक बोल्ट का पांव लग गया, एक वो बल्ले से लग के 4 चली गई, वरना दे वुड हैव वन इट। मेरा ख्याल से एक रन कम भी हुआ था ड्यूरिंग, ये भी हुआ, भी एक शॉर्ट रन हो क्रिकेट गया था। समझने वाले तो सारे यही को पता था उनको कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, Definitely. लेकिन इस दफा पाकिस्तानी सारे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने भाग गए थे टूर से, वो कह रहे थे इसको नहीं जीतना। हालांकि ये चीज बीच में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आनी क्योंकि चाहिए। क्रिकेटर्स का उसमें भागने में कोई कसूर नहीं, हाँ। यू नो, लेट्स नॉट। अच्छा नहीं, कमिंग बैक टू द मैच, तो जो आपने सवाल पूछा ना, कि परहैप्स वो दे आर पैसिवली अग्रेसिव, वो ज्यादा शो नहीं करते। एक मैंने पूरे मैच में एक्साइटमेंट देखा जब बोल्ट ने वार्नर को बोल्ड किया, वरना तो वो आउट करके भी ज्यादा आउट नहीं होते थे। सो काम विद इट, क्या हाँ करना ही था। हाउ दिस इज माय प्रोबेबली टू आंसर योर क्वेश्चन, मे बी दे नीड टू बी अ बिट इन योर फेस वाली बात है। मे बी दे नीड टू, जैसे ऑस्ट्रेलियंस करते हैं कि मारो देखा जाएगा, ये जरा प्लानिंग में ज्यादा लगे रहते हैं। आई थिंक दे ओवर प्लान, आई थिंक दे ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, और कि हम ये करेंगे फिर ये होगा फिर वो होगा, ये नहीं देखते एक्स फैक्टर अगर सामने से आ गया तो हम क्या करेंगे। प्रोबेबली ये है, बट स्टिल देयर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड इन एवरी फॉर्मेट राइट नाउ। दे आर डेफिनेटली, बट अब जब एक टूर्नामेंट खत्म होता है तो आपके पास आते हैं टॉप, कौन कौन किस किस ने कहां कहां टॉप किया, और हमारा शेर टॉप पे है विद मोस्ट रन्स, बाबर आजम विद मोस्ट रन्स एंड 300 प्लस रन्स उन्होंने इसमें बनाए हैं। तो जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि हमारे पास कंसिस्टेंसी पहले लैक करती थी, हम कंसिस्टेंसी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, वो कंसिस्टेंसी जो है वो अभी हमें रीसेंट पास में दिखना शुरू हो गई पाकिस्तान की। Of course, Babar is the one who, I mean, carries the bat like anything, any batsman. प्रीवियसली ओपनर ऐसा मैंने तो कोई इतना कंसिस्टेंट आज तक नहीं देखा। इवन कंसिस्टेंट प्लेयर ही पाकिस्तान में इतना नहीं है जितना बाबर ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। Yeah. माशाल्लाह, द वे ही प्लेड, लाइक ही डजंट टेक रिस्क, बड़े कैलकुलेटेड शॉट खेलता है, बड़ा प्यारा टाइम करता है, बहुत लेट खेलता है। सबसे अच्छी बात यह है वो इसी वजह से वो बहुत क्लोजली वॉच करता है गेंद को, यू नो, बहुत टाइम है इसके पास खेलने का, रिस्क कम है, गैप में ज्यादा शॉट खेलता है, अननेसेसरी अननेचुरल हिट्स नहीं मारता, इनोवेशन बहुत ज्यादा करने की उसको जरूरत नहीं, बिकॉज उसका अगर आप T20 फॉर्मेट में देखें तो 130, 140, 125 अब अभी नजर आएगा आपको हमेशा स्ट्राइक रेट उसका। इवन ओडीआईज में भी उसका अच्छा स्ट्राइक रेट है। इनिशियली टेस्ट मैच में इतना सक्सेसफुल नहीं था, फिर बाद में सक्सेसफुल हुआ, रन भी किए उसने माशाल्लाह। इनिशियली मैं भी ये कह रहा था जब कप्तान बनाया था कि बाबर को मे भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये कप्तानी का जो प्रेशर होता है ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है किसी के ऊपर। स्ट्राइक रेट की, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, स्ट्राइक रेट की आपने बात की, T20s में क्रिटिसाइज हो रहा है बाबर का स्ट्राइक रेट, शुड इट बी क्रिटिसाइज, शुड आई डोंट थिंक सो। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हाँ। पहले तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी देखी जाए, ठीक है, कि वो कितनी क्रिकेट समझते हैं, कितनी क्रिकेट खेली भी उन्होंने। ठीक है। वसीम अकरम जैसा इंसान अगर बोले इसके ऊपर, इमरान खान जैसा या जावेद मेहता जैसा बोले, इंजमाम जैसा बंदा बोले, तो मुझे समझ में आती है। आई डोंट नो इन लोगों ने क्या देखा, बट मेरी नजर में एज अ कैप्टन आई थिंक आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आउटस्टैंडिंग। आपको कोई प्लेयर, बात यह कि किसी को आप क्रिटिसाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म आप क्यों करते हैं। एक आपको इतने अरसे बाद कंसिस्टेंट प्लेयर मिला है आपको, यू नो, और कोई हिस्ट्री है तो मुझे बता दे कोई कि इससे कोई मैच हो जाए। तो आई थिंक जो परफॉर्म कर रहा है Yes. उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हमें एक इतने अरसे के बाद एक मिस्टर कंसिस्टेंट मिला हुआ है। अब उसको भी अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म ये क्या रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हर किसी के लिए Of course होती है। I think Of course सवेरा है, का बिल्कुल। point है, that is An the strike opener? rate as an opener. Yes, an ठीक है ना? opener, For example, he could be a fantastic batsman in the over 7 to 15 because आपके, you know, he plays proper strokes, तो वो gaps along the ground pierce कर सकता है, right? तो मगर the way I would back बाबर आजम as an opener right now, जिस ट्रांजिशन से टीम गुजर रही है और जो आपका 1.5 साल में आपका एक अंडरस्टैंडिंग रिजवान के साथ हुई है,
अनलेस यू फाइंड समवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब जैसे हमने फखर को ट्राई किया था, इनकंसिस्टेंट, कभी चल रहा है कभी नहीं। कम से कम बाबर आपको हर दफा स्टार्ट तो दे रहा है, कम से कम वो ये तो कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि बाय द टाइम यूर इन द 8th और 9th ओवर या तो कोई विकेट नहीं गिरी है, ये एक विकेट गिरी है, विच अलाउज योर मिडिल हिटर्स टू कम एंड हिट फ्रीली। ठीक है, क्योंकि यू गॉट विकेट्स इन हैंड। सो इट डिपेंड्स आप क्या स्ट्रेटजी लेके जा रहे हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान की क्या नीड है। सो प्रोबेबली बट आई थिंक आई वुड से दिस मच कि अगर कल पाकिस्तान को एक कंसिस्टेंट वार्नर टाइप ओपनर मिलता है, चाहे राइटी चाहे लेफ्टी, बाबर कुड कंसिडर कमिंग डाउन टू नंबर 3, कुड, बिकॉज पावर प्ले, लेट्स फेस इट, हम वो नहीं उतना यूज कर रहे हैं जितना से आज ऑस्ट्रेलियंस ने किया या और किया, या जस्ट नीड हो सकती है बिकॉज हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। या तो फिर हमारी बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग हो ना, तो हम कहेंगे चलो ठीक है, पावर प्ले में आप 35 भी बना लें, आप 170 भी बना लें, आप डिफेंड कर लेंगे। सो और चेजिंग में यस ही इज गुड एज एन ओपनर बिकॉज वो स्टेबिलिटी देता है, लेकिन जब व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट इट डज कॉज अ बर्डन। सो अगर कुछ लोग कह रहे हैं, अगेन जैसे मोइन ने कहा, I would rather depend on those people who really actually, analyze the game very crudely, चाहे top cricketers हो, चाहे top analysts हो, चाहे coaches हो, चाहे coach हो. So there is, लेकिन at this point in time, I think let him be. बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी की जब बात करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, whether you're doing it in somewhat slower manner, but at least consistently आप रिलाय तो कर सकते हैं। बट इस रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान टीम में ये बेहतरी आई, अगर इस टूर्नामेंट से निकाला जाए, कि अब हमें बाबर के अलावा और प्लेयर्स भी मिले हैं जो कि जिम्मेदारी उठा सकते हैं। कौन कौन से प्लेयर्स, क्या क्या फर्क पड़ा। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके हवाले से डिस्कस करेंगे, और जाते जाते दाहों के चैंपियन मोमेंट्स आपको दिखाएंगे, ब्रॉट टू यू बाय कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद बात हमारी हो रही थी। फाइनल जो अभी खेला गया ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके हवाले से, मगर उसके बाद हम थोड़ा सा डीरेल हो गए और पाकिस्तान की तरफ मूव ऑन कर गए, और बात हो रही थी बाबर आजम के बारे में। क्योंकि जब बाबर आजम की हम बात करते हैं, मोइन, न्यूजीलैंड टूर में इतनी ओवर डिपेंडेंसी थी बाबर आजम के ऊपर, हमें वर्ल्ड T20 में दिखा के और प्लेयर्स ने भी करके दिखाया। अगर बाबर आउट हो गए तो दूसरे प्लेयर्स ने भी जिम्मेदारी उठाई। बट जब हम न्यूजीलैंड गए थे, बाबर आजम इंजर्ड हो गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे प्लेयर्स इधर उधर, किसी को कुछ पता नहीं है क्या करना है, क्या हो रहा है, सबने पहले ही राइट ऑफ कर दिया था, बाबर आजम है ही नहीं टीम में इस वजह से। बाबर के जाने बाद तो ऐसा लगता है न्यूजीलैंड वाले बड़े लड़के लेके आ गए हमारे खिलाफ। आई थिंक बात बिल्कुल फैक्ट है। आई थिंक हमने प्लेयर्स तैयार करना छोड़ दिया। पहले हम प्लेयर तैयार करते थे, जब हम आइडेंटिफाई कर लेते टैलेंट, कोई भी हो प्लेयर, मैं खेला, इंजी खेला, या सईद भाई खेले, हमें कप्तानों ने खिलाया। फिर जब हमने जान मारी हमें खिलाया। 1-2 मैच में 19-20 भी हुआ, तब भी उन्होंने खिलाया। खिला के पक्का कर दिया, बना दिया। बाबर फॉर्चुनेटली की माशाल्लाह इतना कंसिस्टेंट हो गया खेल के, तो एक जो प्रोसेस था, जो हार्डशिप से गुजरा है, वो बहुत ज्यादा पक्का हो चुका था, जाहिर सी बात है। लेकिन उसके पीछे हमने कोई पैरेलल तैयार नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक जैसे एक टीम के अंदर 2 ओपनर आप लेके जा रहे हैं, तो आपको तीसरा लेके जाना चाहिए, जिसको बाहर आपने बिठाया वो, और वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो सिर्फ कि यार मैं कब घुसूंगा अंदर और मैं परफॉर्म करूंगा, क्या, और मैं घुसूंगा तो फिर मैंने परफॉर्म करना है, उसके बाद मैंने बाहर नहीं होना, फिर चाहे बाबर हो या रिजवान हो, कोई भी हो, ठीक है। तो स्टाफ्ड होना चाहिए बंदा। आई थिंक इस तरह हमने कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले इतने अरसे में तैयार किया। इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन कि आप 2 मैच के बाद किसी की फॉर्म को डिसाइड कर लेते हैं और उसको तीसरे मैच में ड्रॉप कर देते। आपके ही एनालिसिस जो है और हमारे भी ऐसे ही हैं कि पिछले इतने अरसे से पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली 5 मैचों में एक ही टीम नहीं खिलाई, 6 मैचों में एक ही टीम नहीं खिलाई। 2011 से 2021 तक ये पहली दफा था। शोज ये क्रिकेटर्स ही बात करते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, वो बात करते हैं टीम बनाने की। टीम बनती ही उस वक्त जब आप खुद आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अच्छा है, फिर उसके पीछे आप उसको बैक करते हैं। आप पे जितना मर्जी क्रिटिसिज्म हो जाए, आप प्लेयर पे क्रिटिसिज्म होने नहीं देते अनटिल अनलेस कि वो जाके फिर बिल्कुल ही 10 मैचों के बाद भी परफॉर्म ना करो, फिर तो समझ में आती है। जैसे बाबर को मिकी की तरफ से बैकिंग मिलनी चाहिए। आप देखें, बात यह है कि अगर रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैं एज फॉर्मर कैप्टन, एज अ विकेट कीपर, फॉर्मर
मैं बैठ के यहाँ बुराई शुरू कर दूं उसकी, या गलत बातें करना शुरू कर दूं, मैं बोलूं कि सरफराज इस वक्त सरफराज को खिलाना चाहिए, उसको नहीं खिलाना चाहिए, या वो बीमार था तो सरफराज को आप ले। एक विलिंग है, एक कंसिस्टेंट है बंदा, एक फाइट कर रहा है अपने आप से, वो अल्टीमेटली टीम के लिए फाइट हो रही है, ओपोनेंट से लड़ रहा है, परफॉर्म कर रहा है, आप उसको बैक नहीं करेंगे तो किसको बैक करेंगे? इसीलिए मैं अभी बाबर को भी बैक कर रहा था, रिजवान को इसलिए बैक कर रहा हूँ बिकॉज ये कंसिस्टेंट। तो आप इनके पीछे दूसरे प्लेयर बनाते रहे, अगर ये बहुत अच्छे हो गए इनके साथ एक यंगस्टर लगाएं, जैसे हैदर है, हैदर को आपने प्रीवियसली ओपन भी करा के देखी हुई है, लेकिन जेन्युइन ओपनर अगर है T20 में आप बिल्कुल इनके साथ लगा के रखें। एक बंदा ऐसा जो टीम के साथ ट्रेवल करे, हम ये बोलते हैं वो टीम के साथ ट्रेवल, या इसको चांस नहीं मिल रहा, इसको चांस नहीं मिल रहा, इसको चांस नहीं मिल रहा। अभी हमने कोई किसी लड़के के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं किया, हैदर बाहर बैठा हुआ था कि हैदर को चांस मिलना चाहिए, हैदर नहीं खेला, हैदर क्यों नहीं खेला, बिकॉज दे वर डूइंग वेल, अच्छी टीम खेल रही थी, अच्छी चल रही थी। टूर्नामेंट है, अच्छा बुरा हो जाता है किसी नॉकआउट पे आके, लेकिन आपकी टीम ने थ्रू आउट अच्छा खेला, यू नो, तो कोई जरूरत ही नहीं थी चेंज करने की। तो ये जो इम्पोर्टेंट होती है टीम बनाना या किसी प्लेयर को बनाना, गिव हिम कंसिस्टेंट चांस, ठीक है, उससे ही उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, उससे उसको पता लगता है कि कप्तान मुझे बैक करता है। जब कप्तान बैक करता है और प्लेयर को पता लग जाता है कि कप्तान मुझे बैक कर रहा है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ये भी पता लग जाए प्लेयर को कि कप्तान की अब चल रही है, एंड दिस इज द राइट टाइम जहां कप्तान अपने डिसीजंस ले रहा है। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कप्तान को बैकिंग मिल रही है, यू नो, और कप्तान जो है अपनी अथॉरिटी अपनी उसको एक्सरसाइज कर रहा है, यू नो, टीम के अंदर, तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस में फर्क पड़ता है टीम के। तो यही वजह है, मेरा ख्याल है कि टीम इसी वजह से बहुत ही अच्छा खेली, हमें बहुत अरसे के बाद एक एग्रेसिव पॉजिटिव अप्रोच पाकिस्तान टीम की एज अ यूनिट नजर आई है। और विद इन द टीम कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट हो जाता है जब एक कैप्टन की पता चलती है कि ये अथॉरिटी कितनी है। बट एक चीज जिस तरह अभी मुइन ने भी बात की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू हो गया हमारे पास। मतलब जिस तरह हम बात करते हैं कि एक कैप्टन के अंदर दूसरा कैप्टन तैयार होना चाहिए, मतलब अगर सरफराज खेल रहे थे तो पैरेलली जब तक सरफराज कैप्टनसी कर रहे थे, पैरेलली अगला कैप्टन आपको पिन पॉइंट करके भले उसको वाइस कैप्टन बना के उसको तैयार करना चाहिए था, जो हम नहीं कर रहे। हम नया कैप्टन लाते हैं, पुराने कैप्टन को बाहर ही निकाल देते हैं। तो जितना एक्सपीरियंस उस नए कैप्टन को गेज करना चाहिए पुराने कैप्टन से, वो कर ही नहीं पाते। देखिए, वो तो वैसे नॉर्मली होता है कि बहुत रेयर होता है, जैसे रिकी पॉन्टिंग के केस में था, एक दो और भी था कि वो दे स्टेट बैक आफ्टर द कैप्टनसी, मगर वो फिर कप्तानी रिमूव करते हैं 35, 37, 38 जब बंदा वैसे ही रिटायर हो रहा होता है। ये नहीं होता कि वो 30 को बना के फिर 32 की उम्र में निकाल दिया, अब अभी उसकी आधी क्रिकेट बची हुई है। लेकिन कमिंग बैक, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि ये जो हमारी पीछे चेन है ना, ये सेलेक्टर्स का भी इशू रहा है। आपने एक 16 लोगों की टीम भेजी बाहर, उसमें से एक प्लेयर को आपने आइडेंटिफाई किया ये हमारा मिडिल ऑर्डर का रिप्लेसमेंट है या ये ओपनर है, वो बगैर खेले टूर से आया। जब अगला टूर हुआ वो उसका नाम और जिक्र नहीं। भाई आप, जैसे मोइन ने कहा, आप साथ तो ले जाएं, आप नहीं खिलाते ना खिलाएं, लेकिन उसने करा किया, बल्कि कुछ भी नहीं किया कि अगले टूर से कैसे ड्रॉप हो गया, वो बेंच पे सही नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो बात ये है कि फिर आप दो नए गए, अगला टूर आया, वो दोनों बगैर खेले हुए बाहर, फिर नया आ गया। तो मतलब या तो आप बारियां दे रहे हैं, या तो आप खुश कर रहे हैं कि अच्छा चलो तुम्हारे बंदे को हम टूर पे ले जाते हैं, बाद में छोड़ देंगे, फिर उसकी बारी आ जाती है, फिर उसकी बारी आ जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 20-25 प्लेयर्स का पूल आइडेंटिफाई करें। ठीक है, कोविड में आपको टूरिंग टीम लंबा करना पड़ता है, चले आप 30 कर लें, जो भी है, लेकिन उसके अंदर आप अपने 20-22 प्लेयर को आइडेंटिफाई करें, टेल देम, एंड फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यू गेट, यू गिव देम यू नो द अपॉर्चुनिटी। मैंने तो ये तक देखा है कि टूर पे ले गए, जो आपका बेस्ट रिजर्व प्लेयर है उसको नहीं खिलाया कि कहीं वो 100 ना कर दे, छोटे को खिला दिया, वो आउट हो गया, और अगले मैच में वो बंदा वापस आ गया, कोई सस्पेंडेड था, कोई कुछ था, ये हुआ है। सस्पेंडेड और भी हुआ है, बुला लिया गया पाकिस्तान से एक दूसरे प्लेयर को, जबकि साथ था दूसरे प्लेयर। तो ये जो होता है ना, तो वो then that upsets the thing. So you have to be sincere to the country, you have to be sincere to the team rather than to individuals or their backers, and then you know उसी बात आपके प्लेयर डेवलप होंगे। जो बाकी कंट्रीज के डेवलप हुए हैं, इवन इंडिया जैसी जो इतनी डाइवर्स कंट्री है, वहां पे भी उन्होंने जमे रहे कि नहीं अब ये 15 हैं या ये 18 हैं, यही खेलेंगे, इक्का दुक्का नए ले आते हैं, जबकि वहां तो डिफरेंट बहुत प्रेशर्स हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बट मुइन, जो आपने बात की थी मैं उसी से वहीं कंटिन्यू करूंगी। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि जब हमने स्कॉटलैंड और नमीबिया के खिलाफ
और ट्राई नहीं किया, किसी को चांस नहीं दिया। एंड जब फिर अचानक से रिजवान की तबीयत की खबर आई तो सबसे पहला सबके जहन में सवाल था, ये तो रिजवान की एक आउटस्टैंडिंग विल थी जो वो खेल गए। जो सारी स्टोरीज आ रही है, उनके डॉक्टर ने जो सब कुछ कहा, वो स्टोरीज हम सबको पता है। अगर तो वो ना खेल पाते तो नॉकआउट में अचानक से एक लड़के को उतारना पड़ता। तो हर किसी का ये माइंडसेट था कि अगर हम स्कॉटलैंड और नमीबिया के खिलाफ ट्राई कर लेते तो एटलीस्ट ये वाला अगर नहीं कर पाते रिजवान तो हमारे पास एक ऑप्शन होता। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट? नहीं, हमारी टीम में सरफराज बैठा हुआ था, एक ऑप्शन बैठा हुआ था। एक आप सीनियर प्लेयर को लेके इसलिए गए थे कि खुदा ना खास्ता अगर रिजवान को कुछ होता है, आजम को ड्रॉप करने का बेसिक मकसद ही ये था कि आप एक बड़े टूर पे जा रहे हैं यंगस्टर्स के लिए। मे बी उस वक्त चीफ सेलेक्टर ने ये सोचा या चेयरमैन ने ये सोचा हो कि एक यंगस्टर है, मे बी इसको अभी नहीं हम कैरी करते टीम के साथ, जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप इसको शायद ले जाए। उस वक्त आपने जो आपका बैकअप रखा, आपने सरफराज को रखा। सरफराज वाज द चॉइस। उस वक्त आप सरफराज को खिलाते, लेकिन सरफराज को आप एज एन ओपनर नहीं खिला सकते थे, आपको कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ जाता वहां पे। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर आपका पूरा ही डिस्टर्ब कर देता। तो जो भी टीम खेली, मैं अभी भी बैक करूंगा उसको कि उसने अच्छा खेला और वो टीम कंसिस्टेंट थी। उस टीम में कोई चेंजिंग की हमें जरूरत नहीं थी। 11 प्लेयर खेलते हैं तो 11 के 11 परफॉर्म नहीं करते, बट इस टीम में किया। एक आधे मैच में किसी ने नहीं किया, जैसे हसन अली ने परफॉर्म नहीं किया एक आधे मैच में, या एक आधे मैच में शोएब मलिक से आखिरी मैच में परफॉर्म नहीं हुआ। इतना टाइम ही नहीं था, 2 तो ओवर थे उनके पास। बट जहां मौका आया, जहां मौका है, हर प्लेयर ने अपनी प्रेजेंस शो की है। इट वाज अ गुड टीम, गुड सिलेक्शन। बट वहां आपका जो क्वेश्चन है, अगर रिजवान को वाकई सीरियस प्रॉब्लम आती, फिर पाकिस्तान टीम का पूरा नंबरिंग, पूरा कॉम्बिनेशन चेंज, पूरी बैटिंग ऑर्डर सिर्फ एक प्लेयर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये कि यहाँ अब मैं बस एंडिंग नोट की तरफ जाऊंगी, क्योंकि परफॉर्मेंसेस की बात करें तो यहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई। हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट मिले, एक तरफ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, सो एक तरफ एनालिसिस भी, मगर साथ साथ जो है जो मार्केटिंग बैकग्राउंड था वो भी हमें कहीं ना कहीं इनपुट्स आते रहे। बट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 40 डेज का जो हमारा सफर था, ये बहुत ही मजे का और बहुत ही इंटरटेनिंग गुजरा। आई होप आप लोगों ने भी इसको पसंद किया होगा। एंडिंग नोट आप लोगों की तरफ से? मेरा एंडिंग नोट ये रहेगा, you are as good as an analyst as a host. So it was a 3-pronged analysis. You didn't just play the role of the host, and we're very happy you were here. Thank you, thanks a lot. Any ending? मैं सबसे पहले, अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद ही नहीं दी। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद एंड बैड लक टू द कीवीज। And of course, congratulations to the entire team of Aaj TV. Exactly. We really had a great time with you also, and the entire team was very good. वेरी हम्बल, फीलिंग गुड। एक बहुत अरसे के बाद आज टीवी के लिए काम करने का मौका मिला और कोशिश की इस प्लेटफॉर्म से बेहतर बातें, टेक्निकल बातें और सादी बातें उस कौम तक पहुंचाई जाए जो फैनेटिक है इस गेम की, सो आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग आज टीवी, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू। यू आर वेलकम एंड इट्स अ प्लेजर टू लर्न फ्रॉम मोइन ऑल थ्रू दिस 30 days। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोग सबका बहुत शुक्रिया। आज टीवी की जो सारी हमारी टीम है उनका बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ जो है जवान कहूंगी मैं, हमारे कुछ जवान एमसीआर में बैठे हुए होते हैं जो मुसलसल मेरे कान में मुझसे बात कर रहे होते हैं। हमारे डायरेक्टर्स, उन सबका बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे जितना हमारा स्टाफ है जो हमारे साथ रहा इस पूरे सफर में, ये तकरीबन 40+ डेज का जो हमारा ये पूरा प्रोजेक्ट था, वी हैव बीन जस्ट लाइक अ फैमिली हियर। और एक फिक्स चीज थी, मुझे लगता है कि अब आज जब ये इख्तिताम हो रहा है तो ये फील हो रहा है कि हाँ जी, ये जो रेगुलरिटी में रोज यहाँ आना होता था वो एकदम से खत्म हो जाएगा और कोई चीज मिसिंग रह जाएगी। बट मुझे ये पता है कि आप लोग भी मिस करेंगे इस T20 वर्ल्ड T20 को, हमारी इस ट्रांसमिशन को, बिकॉज रेगुलरिटी में एक चीज हो रही थी। बट थैंक्स अ लॉट आप लोगों के सपोर्ट का, जितना सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया है, जितने हमें व्यूज पता चले हैं कि व्यूज आ रहे हैं, जितनी TRPs आ रही हैं, जिस तरह स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, सब पता चल रहा है कि आप लोगों का सपोर्ट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट थैंक्स अ लॉट पूरी हमारी टीम की तरफ से आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि अगले किसी आने वाले टूर्नामेंट में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। सो थैंक्स अ लॉट। आपने क्या करना है, अपना रखना है ख्याल। अल्लाह हाफिज। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ।